बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और फिर करप्शन भी ऐसी करप्शन कि उसको सुनने पर लोग कानों को हाथ लगा लें, यही हकीकत है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मकामी सतह पर जो छोटे छोटे तरक्याती मंसूबे होते हैं उसमें ऐसी ऐसी करप्शनें सामने आ चुकी हैं कि अब सूबाई हुकूमत की ध्यान जो है, उनकी तरजीह जो है वो पॉलिटिकल हो गई है, तो ब्यूरोक्रेसी ने भी उसके ऊपर आंखें बंद कर ली हैं। लेकिन एक सियासी चपकल से शुरू होने वाली बहस के अंदर करप्शन की बात ने दोबारा से पूरी तवज्जो उसी जानिब मबजूल करा दी है। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक जो तंजीमी झगड़ा था, वो झगड़ा उस वक्त ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गया जब जिला पेशावर के पीटीआई के सदर इरफान सलीम साहब ने 1 अरब 70 करोड़ रुपए का हिसाब लेने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने जो पार्टी रहनुमा हैं, उनका झगड़ा जिस एमपीए के साथ था, जो मेंबर असेंबली रह चुके थे, उनके साथ था। उन्होंने जो मुतालबा रखा, अब वो जो बात सामने रख रहे हैं, ये वो मसला है जिसको सब जानते हैं। इरफान सलीम हमेशा ओपन बात करते हैं, खुली बात करते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये ओपन सीक्रेट था। सब एमपीएस जानते थे, सब एमएनएस जानते थे, तंजीमी लोग जानते थे, ब्यूरोक्रेसी जानती थी, जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो जानते थे, लेकिन कोई भी हाथ डालने को तैयार नहीं था और इरफान सलीम ने हाथ डाल दिया है। ये मसला पहले भी एक बार उठाया गया जब अली अमीन गंडापुर जो थे वो वजीर आला थे। उस वक्त ये मामला सामने आया कि पूरे सूबे में जिलाई सतह पर जो मंसूबे शुरू किए गए, तकरीबन कोई 59 से 60 अरब रुपए के 14,000 मंसूबे थे। उनमें से 4,000 मंसूबों के जो जीआईएस मैपिंग थी वो गलत थी और कोई 4,000 मंसूबों के जीआईएस मैपिंग दिए ही नहीं गए, यानी इफेक्टिवली 8,000 मंसूबे गलत या गायब थे। वो मंसूबे गए तो गए कहां? अरबों के इन मंसूबों में पेशावर के 10 अरब के मंसूबे भी शामिल थे, जो 300 से जायद मंसूबे थे और उनमें से एक के भी जीआईएस कोऑर्डिनेट्स फराहम नहीं किए गए थे। उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब ने एक्शन लिया, कार्रवाई की हिदायत की और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो जीआईएस का सेक्शन था उसके ऊपर काम शुरू किया। हुकूमत गई, हुकूमत पलट गई और मामला खामोश हो गया। अब मामला सिर्फ पेशावर के ऊपर डिस्कस हुआ, जहां पे ये जिक्र आया कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए कहां लगे, कैसे लगे, और जो 2 ठेकेदार हैं उनका आप हिसाब लीजिए। ये बात सिर्फ इन 2 ठेकेदारों की नहीं है, बल्कि पूरे सूबे के अंदर अब ये मामला तय है, एक तवील अरसे से होता आ रहा है कि मुतल्लिका एमपीए का, एमएनए का, चंद एक को छोड़ के पूरे सारे के सारे सूबे में नहीं, बल्कि इंक्लूडिंग पेशावर, बहुत जगहों पर कुछ एमपीए एमएनएस किसी ठेकेदार का नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो नाम लेते हैं कि मेरे इलाके का काम है, इस ठेकेदार को मिलेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट फंड इस बंदे को मिलेगा, ये यहाँ पे काम करेगा, ये ठेकेदार है। जिनमें से बहुत से ठेकेदार काम तो करते हैं, लेकिन बहुत से ठेकेदार काम नहीं करते हैं। ये ठेकेदार फिर बाकी जो सियासी उमूर होते हैं वो चला के देते हैं और ये सब जानते हैं, सबको पता है कि फलां बंदे का फलां ठेकेदार है, फलां एमपीए का फलां है, फलां एमएनए का फलां ठेकेदार है। पेशावर को जो ये फंड मिले, ये महमूद खान साहब के टाइम पे फंड मिले थे, वो भी इसमें शामिल है, और फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब के टाइम के फंड है वो भी इसमें शामिल है। सुहेल आफरीदी के टाइम पे अभी तक मामला इस तरह आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन ये पुराने फंड है और अभी हाल ही में उनकी रिलीज भी हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि डीडीआई, डीडीपी, जो भी नाम दिया जाए, ये अरबों के फंड इन ठेकेदारों ने जिस तरह खाए हैं, क्योंकि फिर वो पार्टी के लिए भी फंडिंग करते हैं, मुतल्लिका एमपीए एमएनए के खर्चे भी उठाते हैं, उनके लिए रैलियां भी स्पॉन्सर करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे जराये के मुताबिक इन मामलात के ऊपर मुख्तलिफ इदारों ने अपनी छानबीन शुरू कर रखी है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि इन ठेकेदारों ने सिर्फ पैसा खाया नहीं है, बल्कि ठेकेदारों ने ही पैसा खाया, मेंबरान असेंबली को भी खिलाया, और फिर जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो एजी ऑफिस है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है पूरे सूबे का, सिर्फ पेशावर का नहीं, या उसके साथ ऑडिटर जनरल है, उन सबको अपने साथ ऐसे लूप में लिया है कि कागजी कार्रवाई मुकम्मल है। वहां पे दोबारा फीते नापे गए हैं, यानी पुराने मंसूबे हैं वही काम किया गया है, कागजात में दिए गए हैं, जो वहां पे मॉनिटरिंग होती है उसको एंगेज किया गया है। सारा का सारा जो एक ऐसा नेक्सस है कि हमारी इतलात के मुताबिक जो तहकीकाती इदारे हैं वो भी चकरा गए हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। हमारी बात हुई मुख्तलिफ जो जराए हैं उनके साथ, वो कहते हैं कि बिल्कुल हमारे पास ऐसी मुसद्दिका इतलात है कि अरबों की करप्शन हुई है, लेकिन वो इतने खेल के साथ हुई है कि उसके ऊपर हाथ डालना मुश्किल हो रहा है, हमारे पास कोई लूप होल नहीं मिल रहा। जराए के मुताबिक
कुछ हसास इदारे भी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। और हत्ता कि एक इंतहाई कलीदी और मरकजी किरदार को, जो एक सरकारी मुलाजिम था, उसको मुअत्तल भी किया गया है और वो काफी टाइम से मुअत्तल है। अली अमीन साहब के टाइम से अभी तक वो मुअत्तल है, घर बैठा हुआ है। और उन्हें ये कहा गया कि अगर आप सबूत नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि सबूत लेकर आए, बिकॉज वो खुद उसका हिस्सा थे, तो वो नहीं लाए। उन्होंने कहा कि आप घर में ही रिटायर हो जाएंगे, आप दोबारा फील्ड में नहीं। उन्होंने कहा बस ठीक है जी, मैं घर में रिटायरमेंट ले लूंगा, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं। हालात इस हद तक खराब हैं। लेकिन अब इरफान सलीम ने खुद इस बात को उठाया है, तो ये पहला सवाल उठता है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी के ऊपर कि क्या उनकी हुकूमत, जिसने एक अमली तौर पे काम करने वाले एंटी करप्शन को बिल्कुल उज़्वे मुअत्तल बना के रख दिया है। एंटी करप्शन जो एक टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ा इदारा था, लोग उनके नाम से कांपते थे, करप्शन करने पे बड़े बड़े वज़रा को बुलाया जाता था, जो उनकी एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी थी, सब कुछ खत्म हो गया है। पिछले 100 दिनों के अंदर, 100-120 दिन के अंदर किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी कम से कम सूबाई लेवल पे नहीं है। सुहेल आफरीदी साहब कैसे यकीनी बनाएंगे कि जिन्होंने यहां पे चोरी की है, अगर उनकी पार्टी के अपने लोग हैं, एमपीएज हैं, साबिका एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं, अगर वो मुलविस हैं तो क्या वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? और अगर वो मुलविस नहीं है तो फिर जो ठेकेदार मुलविस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और जो सरकारी मुलाजमीन मुलविस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? और क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि मालूमात कर सके? जहां बड़े बड़े तहकीकाती इदारे जो है वो फेल हो रहे हैं, वहां पे एक अज़्वे मुअत्तल के तौर पे काम करने वाला एंटी करप्शन क्या कर लेगा, जिसको ऑलरेडी इतना दबा दिया गया है कि अब वो सिर्फ दफ्तर में आके चाय कावा पीते हैं, बाकी कोई काम काज उसका नहीं है। तो लिहाजा दरवाजे खोले हैं। नैब कहती है कि हम 50 करोड़ से ऊपर जाएंगे, उसके नीचे करप्शन को नहीं पूछेंगे, हमारे इख्तियार में नहीं है। एंटी करप्शन कहती है कि हम क्या करें भाई, हम तो बंद बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर तो कोई हाथ नहीं रखता, लिहाजा हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, और एक फ्री हैंड है इस सूबे के अंदर, जिसको जो करना है वो करे।